Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। नोट्स प्राइस आपका ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, वीडियो लेक्चर आपके फ्री होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है, अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके सभी टॉपिक्स और कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे संभ्रांत सिद्धांत क्या है और समकालीन नीति निर्माण में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम देखेंगे जो आपका संभ्रांत सिद्धांत है उसको हम अभिजातवर्ग सिद्धांत भी कहते हैं। अभिजातवर्ग सिद्धांत का क्या होता है उसको देख लेते हैं। अभिजातवर्ग सिद्धांत समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। जो आपका ये सिद्धांत है ये इस विचार पर आधारित है कि किसी भी समाज में शक्ति अनिवार्य रूप से एक छोटे से प्रभावशाली समूह जिसे संभ्रांत या अभिजात वर्ग कहते हैं उसके हाथों में ही केंद्रित होती है, और यह समूह आपका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों पर असमान रूप से नियंत्रण रखता है, और इसी कारण से इसे नीति निर्माण और सामाजिक दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखे संभ्रांत सिद्धांत क्या है। तो संभ्रांत सिद्धांत आपके प्रतिपादकों में वेल्फ्रेडो पारेटो, गेटानो मोस्को और रॉबर्ट मेज से शामिल है। उन्होंने कहा कि समाजों की जटिल संरचना और संगठन अनिवार्य रूप से शक्ति के केंद्रीकरण की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि संभ्रांत स्वाभाविक रूप से अधिक संगठित, कौशल और अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, जबकि जो आम जनता होती है वो असंगठित और अपेक्षाकृत निष्क्रिय होती है। फिर उसके बाद आप लिखें समकालीन नीति निर्माण में संभ्रांत सिद्धांत की प्रासंगिकता, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शक्ति का असमान वितरण। आज के समय में भी अधिकांश समाजों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का वितरण असमान है। कुछ विशिष्ट समूह हो गए जैसे कि बड़े निगमों के मालिक, उच्च पदस्थ राजनेता, प्रभावशाली नौकरशाह और मीडिया मुगल नीति निर्माण की प्रक्रियाओं पर ये महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। सेकंड आपका लॉबिंग और हित समूह। जो आपका संभ्रांत सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि कैसे लॉबिंग समूह और विशेष हित समूह नीतियों को प्रभावित करते हैं, और ये समूह अक्सर धनी और शक्तिशाली व्यक्ति संगठनों द्वारा वित्त पोषित होते हैं और उनके पास ही नीति निर्माण तक सीधी पहुंच होती है। थर्ड आपका आता है कॉर्पोरेट प्रभाव। वैश्वीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय निगमों की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ गया है। संभ्रांत सिद्धांत भी आपको यही बताता है कि कैसे ये निगम पर्यावरणीय निगमों, श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों जैसी नीतियों को प्रभावित करते हैं। फोर्थ आपका मीडिया का प्रभाव आता है। मीडिया आपका विशेष रूप से बड़ी मीडिया समूह जनमत को आकार देने और नीतिगत बहस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संभ्रांत सिद्धांत से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे मीडिया स्वामित्व और नियंत्रण कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों या निगमों के हाथों में केंद्रित होने से नीतिगत एजेंडा प्रभावित हो सकता है। फिफ्थ आपका तकनीकी संभ्रांत आता है, जो कि अपना सूचना प्रौद्योगिकी के उदय ने एक नए प्रकार के सम्राट वर्ग को जन्म दिया, जिसको हमने तकनीकी संभ्रांत कहा है। बड़ी तकनीकी कंपनियों के मालिक और नेता ने केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, साथ ही उनके पास सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और सार्वजनिक विमर्श को आकार देने की क्षमता भी होती है। सिक्स्थ आपका नीतिगत विशेषता आता है। जटिल नीतिगत मुद्दों के लिए अक्सर विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यही आपसे स्वाभाविक रूप से नीति निर्माण की प्रक्रिया में विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण भूमिका देता है। सेवंथ आपका लोकतंत्र में चुनौतियां आती है। जो संभ्रांत सिद्धांत है वो लोकतंत्र के आदर्शों के लिए चुनौतियां पेश करता है। यदि आपकी जो नीतियां वे मुख्य रूप से एक छोटे संभ्रांत वर्ग के हितों को दर्शाती है तो जनमत या लोकतंत्र प्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। और जो आपका सिद्धांत है ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बावजूद वास्तविक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित रह सकती है। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपका संभ्रांत सिद्धांत है वो समकालीन नीति निर्माण की जटिलताओं को समझने के लिए एक मूल्यवान विश्लेषणात्मक उपकरण है। जो आपका ये सिद्धांत है इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करता है, और ये आपका नीति निर्माता और नागरिकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि नीतियां कैसे बनते हैं और उनके किन के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। संभ्रांत सिद्धांत की आलोचनात्मक समझ हमें यह भी अधिक समावेशी प्रतिनिधि निर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को सूचित कर सकती है।
तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपका वृद्धिशील सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, साथ ही तर्कसंगत दृष्टिकोण से नीति निर्माण कैसे बिना उसको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लें। परिचय में हम लिखेंगे वृद्धिशील सिद्धांत, जिसे कर्मयता है धीरे धीरे आगे बढ़ना भी कहा जाता है। यह आपका नीति निर्माण का एक दृष्टिकोण होता है जिसमें नीतियां व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों के बजाय छोटे क्रमिक समायोजनों के माध्यम से विकसित होती है। इस सिद्धांत में आपका नीति निर्माता आमतौर पर पिछली नीतियों पर ही थोड़ा थोड़ा बदलाव करके नई नीतियां बनाता है और उन्हें ही पुनर्विचार करके उनमें ये सुधार करता रहता है। तो ये इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वृद्धिशील सिद्धांत की व्याख्या, जो कि आपका चार्ल्स लिंडब्लॉम जैसे विद्वान ने इस सिद्धांत को प्रमुखता दिया है। वे कहते थे कि वास्तविक दुनिया में नीति निर्माण अक्सर सीमित जानकारी, समय की कमी और विभिन्न निर्धारकों के बीच असहमति जैसी बाधाओं से ग्रस्त होता है। अब हम आपका वृद्धिशील सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था पिछली नीतियों पर निर्भरता। इसमें आपकी जो नई नीतियां बनाई जाती है वह पिछली नीतियों की निरंतरता ही होती रहती है, उनमें ही आपके बदलाव कर दिए जाते हैं। सेकंड आपके सीमित विश्लेषण, जो आपके नीति निर्माता होते हैं वे आपके सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, बल्कि उनके ज्ञात और पिछली नीतियों से मिलते जुलते विकल्पों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। थर्ड आपका समझौता और समायोजन, जो नीति निर्माण होता है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न निर्धारकों के बीच समझौता या समायोजन शामिल होता है। फोर्थ आपका प्रतिक्रियात्मक, जिसमें नीति अक्सर समस्या और दबाव के जवाब में धीरे धीरे विकसित होती है, न कि दूरदर्शा योजना के तहत। फिफ्थ आपका आता है निश्चितता से बचाव, जो बड़े बदलाव की तुलना में छोटे वृद्धिशील परिवर्तन होते हैं वे कम जोखिम वाले होते हैं और उनके अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना कम होती है। अब हम आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण से नीति निर्माण में भिन्नता देख लेते हैं। जो आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण है वो आपका नीति निर्माण का एक आदर्श मॉडल है जिसमें कि वृद्धिशील सिद्धांत काफी भिन्न है। और जो तर्कसंगत दृष्टिकोण है वो कहता है कि नीति निर्माता 4 मादलों निम्नलिखित माध्यम चरणों के माध्यम से सर्वोत्तम संभव निर्णय लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समस्या की स्पष्ट पहचान और परिभाषा, जो भी नीतिगत मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझना और परिभाषित करना आता है। सेकंड आपका लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारण, नीति से क्या हासिल करना है इसके स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। थर्ड आपका सभी संभावित विकल्पों की पहचान, समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध सभी संभावित नीतियां विकल्पों की व्यापक सूची तैयार करना। फोर्थ आपका प्रत्येक विकल्प का व्यापक मूल्यांकन, प्रत्येक विकल्प के संभावित लागतों, लाभों और परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना। फिफ्थ आपका सर्वोत्तम विकल्प का चयन, मूल्यांकन के आधार पर उन विकल्पों का चयन करना जो लक्ष्य को अधिकतम रूप से प्राप्त करते हैं। सिक्स्थ आपका कार्यान्वयन, जिसमें चयनित नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना। सेवंथ आपका मूल्यांकन आता है जिसमें नीति के परिणामों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना। अब हम आपका वृद्धिशील सिद्धांत तर्कसंगत दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले विश्लेषण की व्यापकता, जो आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण है उसमें सभी संभावित विकल्पों का व्यापक और ज्ञान विश्लेषण होता है, और जो आपका वृद्धिशील सिद्धांत है उसमें आपका सीमित विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित होता है। सेकंड आपका लक्ष्यों का निर्धारण, तर्कसंगत दृष्टिकोण में आपका नीति निर्माण से पहले स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और वृद्धिशील सिद्धांत में आपका लक्ष्य अक्सर स्पष्ट या बदलते रहते हैं। थर्ड आपका परिवर्तन की प्रकृति, तर्कसंगत दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर मौलिक परिवर्तनों की वकालत करता है, और जो आपका वृद्धिशील सिद्धांत होता है वो छोटे क्रमिक और परिवर्तनों पर जोर देता है। फोर आपका सूचना की आवश्यकता, तर्कसंगत दृष्टिकोण को सभी संभावित विकल्पों और उनके परिणामों के बारे में व्यापक और सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है, और जो आपके वृद्धिशील सिद्धांत होते हैं उनमें को सीमित जानकारी के साथ ही कम पर या अधिक व्यावहारिक होना पड़ता है। फिफ्थ आपका राजनीतिक विचार आता है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से तकनीकी और आर्थिक दक्षता पर केंद्रित होता है, और जो आपका वृद्धिशील सिद्धांत है वो राजनीतिक व्यवहार्यता और विभिन्न निर्धारकों के बीच समझौते के महत्व को स्वीकार करती है। सिक्स्थ आपका आता है जोखिम का प्रबंधन, जो आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण है उसमें आपके बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं, और जो आपका वृद्धिशील सिद्धांत है वो छोटे बदलाव के माध्यम से जोखिम को कम करने का प्रयास करता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका वृद्धिशील सिद्धांत है वो नीति निर्माण की वास्तविक दुनिया की जटिलता और बाधाओं को दर्शाता है, और जो आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण है वो नीति निर्माण के लिए एक आदर्श ढांचा प्रदान करता है, और वृद्धिशील सिद्धांत हमें बताता है कि व्यवहार में नीति निर्माता अक्सर सीमित जानकारी, समय की कमी और राजनीतिक दबाव के तहत काम करते हैं, जिससे कि वे अधिक व्यवहारिक और कर्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूत होते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका नीति मूल्यांकन के तरीकों और महत्व की व्याख्या करेंगे, साथ ही नीति निर्माण में शामिल चरणों का वर्णन करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे जो आपका नीति मूल्यांकन है वो आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई सार्वजनिक नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है या नहीं। जो आपके नीति चक्र है वो इसका एक अभिन्न अंग होता है जो कि नीति निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव के बाद आता है।
तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे नीति मूल्यांकन के तरीके, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्रक्रिया मूल्यांकन। जो आपका ये मूल्यांकन होता है नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है और इसका उद्देश्य नीति को कैसे लागू किया जा रहा है या क्या बाधाएं आ रही है और क्या कार्यान्वयन योजना के अनुसार चल रहा है, ये सभी देखना इसका उद्देश्य होता है। सेकंड आपका परिणाम मूल्यांकन। जो आपके ये विधि होते हैं नीति के तत्काल परिणाम या प्रभाव का आकलन करती है। इसमें देखते हैं कि नीति ने अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं। थर्ड आपका प्रभाव मूल्यांकन, जिसमें कि जो आपके मूल्यांकन नीति होती है, ये मूल्यांकन नीति के दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह हमें बताता है कि नीति ने अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं, या इसके समाज पर क्या व्यापक परिणाम हुए हैं। फोर्थ आपका आता है लागत लाभ विश्लेषण। जो आपकी विधि होती है इसमें नीति के सभी लागतों और लाभों को मौद्रिक रूप से मूल्यांकन करती है और इसका उद्देश्य नीति के लाभ उसकी लागतों से अधिक है या नहीं और क्या यह संसाधनों का कुशल उपयोग है। फिफ्थ आपका प्रदर्शन माप। जो आपकी नीति होती है नीति के प्रदर्शन को मापने के लिए विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करती है और इन संकेतकों को नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर विकसित करती है। सिक्स्थ आपका गुणात्मक विधियां आती है, जिसमें साक्षात्कार, फोकस समूह, केस स्टडी और दस्तावेज विश्लेषण जैसे तरीके शामिल होते हैं। सेवंथ आपके मात्रात्मक विधियां, जिसमें सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण, तेज मॉडल जैसे तरीके शामिल होते हैं। इतना सब लिखने के बाद हम आपका नीति मूल्यांकन का महत्व लिखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले जवाबदेही होगा। यह आपका सरकार और नीति निर्माताओं को सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग और नीतिगत निर्णयों के लिए जवाबदेही ठहराता है। सेकंड सीखना और सुधार। मूल्यांकन से प्राप्त जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उनका प्रयोग हम आपके भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने और मौजूद नीतियों में सुधार करने के लिए करते हैं। थर्ड आपका संसाधन आवंटन, जिससे कि हमें पता चलता है कि किन नीतियों ने वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं और किन नीतियों ने बदलाव या समाप्ति की आवश्यकता है। फोर्थ आपका आता है पारदर्शिता। जो आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया होती है और परिणाम होते हैं वे सार्वजनिक किए जाने पर नीति निर्माण में पारदर्शिता बढ़ती है। फिफ्थ आपका हितधारक संतुष्टि, जिससे हमें पता चलता है कि वे भी निर्धारक नीतियों से कितने संतुष्ट है या उनकी क्या चिंताएं हैं। सिक्स्थ आपका ज्ञान का विकास, जो कि नीति मूल्यांकन से हमें प्राप्त निष्कर्ष नीति विज्ञान के ज्ञान के आधार में योगदान करता है। अब हम आपका नीति निर्माण में शामिल चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है एजेंडा निर्धारण। जो आपका एजेंडा निर्धारण होता है इसमें उन समस्या मुद्दों की पहचान की जाती है जिन पर सरकार या नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। सेकंड आपका नीति निर्माण। जब आप ये ऐसे मुद्दे एजेंडे ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद नीति निर्माता संभावित समाधानों या नीतिगत विकल्पों को विकसित करना शुरू कर देते हैं और इसी चरण में आपका अनुसंधान, निर्धारकों के साथ परामर्श और विभिन्न तकनीकी और राजनीतिक विचारों का विश्लेषण शामिल होता है। थर्ड आपका आता है नीति अंगीकरण। इस चरण में आपका नीतिगत विकल्पों में से एक को आधिकारिक तौर पर चुना जाता है, जो कि आपका सभी विधायी निकाय को कार्य आदेशों या नियामक एजेंसियों के माध्यम से हो सकता है। फोर्थ आपका नीति कार्यान्वयन आता है। जो अंगीकृत नीति होती है उसको व्यवहार में लाने की प्रक्रिया ही यह आपका एक चरण होता है। इसमें नियमों और विनियमों का निर्माण, आवश्यक संसाधनों का आवंटन और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी और कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल है। फिफ्थ हम आपका नीति मूल्यांकन देख लेते हैं। जो आपका ये चरण होता है इसमें नीति के परिणामों और प्रभावों का आकलन किया जाता है और मूल्यांकन करके हमें पता चलता है कि नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है या नहीं। सिक्स्थ आपका नीति रखरखाव या समाप्ति आता है। जो मूल्यांकन के निष्कर्ष होते हैं उन्हीं को नीति को जारी रखा जाता है और संशोधित किया जाता है या समाप्त किया जाता है। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका नीति मूल्यांकन है और नीति निर्माण है, वे दोनों ही सार्वजनिक नीति चक्र के महत्वपूर्ण घटक है। जबकि आपका जो नीति निर्माण है वो एक संरचित प्रक्रिया है जिससे सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियां विकसित की जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की उपलब्धियां और सीमाओं पर चर्चा करेंगे। तो इसके परिचय में इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका NHM है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और ये आपका एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वभौमिक पोषण प्रदान करना है और ये आपका विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित लोगों के लिए चलाया गया था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, देन आप उपलब्धियां लिखेंगे। उपलब्धियां में आप सबसे पहले लिखेंगे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार। NHM में जो वो मातृ मृत्यु दर थी और शिशु मृत्यु दर थी उसको उल्लेखनीय में कमी आई है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है। सेकंड आपका रोग नियंत्रण और उन्मूलन। NHM ने अपने जो आपके कई संक्रामक रोग थे उनको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्ड आपका स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। NHM ने आपके स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और मानव संसाधनों में निवेश करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोर्थ आपका आता है टीकाकरण कवरेज में वृद्धि। मिशन इंद्रधनुष जैसे जो आपके
टीकाकरण कार्यक्रम है उन सभी के माध्यम से एनएचएम ने देश में टीकाकरण कवरेज की काफ़ी वृद्धि की है। फिफ्थ आपका कोविड-19 की प्रतिक्रिया। एनएचएम ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपना टीकाकरण, अपना परीक्षण करके उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आपकी सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जो कि आपका कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं है, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों और चिकित्सा कार्यालयों की कमी। सेकंड आपका मानव संसाधनों की कमी होती है, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य चिकित्सा पेशेवर है, जिनमें डॉक्टर और नर्स शामिल होती है, उनकी कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। थर्ड आपका सेवाओं की गुणवत्ता आता है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एक चिंता का विषय बनी हुई है। फोर्थ आपका सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं आता है, जिसमें कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिनमें लैंगिक पूर्वाग्रह और निरक्षरता शामिल होती है, वे आशा के समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने से रोक कर सकते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे, जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसने निसंदेह भारत में भारतीय सेवा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कि माता और शिशु मृत्यु दर को कम करने, संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आपके सामने चुनौतियां, इनका समाधान करके एनएचएम देश में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने की अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपका सार्वजनिक नीति क्या है उसको देखेंगे, साथ ही इसके विशेषता और महत्व पर चर्चा करेंगे और सार्वजनिक नीति के लिए समूह सिद्धांत दृष्टिकोण पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर में हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम आपका देखेंगे, जो आपका सार्वजनिक नीति होता है वो आपका किसी देश के शासन के एक पहलू होता है, जिसमें समाज में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं, उनको यहाँ आपका सार्वजनिक नीति कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक नीति क्या है। तो सार्वजनिक नीति आपकी वो नीति होती है जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून या ऐसे नियम या ऐसे कार्य होते हैं जो कि आपका एक उद्देश्य, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, तो उसको ही हम आपका सार्वजनिक नीति कहते हैं। फिर हम आपका सार्वजनिक नीति की विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्रणालीबद्ध। सार्वजनिक नीति जो होती है वह एक सुनियोजित और समन्वित प्रयास होती है, जिसमें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाएं शामिल होती है। सेकंड आपका रणनीतिक, जो सार्वजनिक नीति का उद्देश्य होता है वो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, न कि केवल तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना। थर्ड आपका सरकार द्वारा बनाई गई होती है ये नीति, जो कि सार्वजनिक नीति सरकार द्वारा बनाई और लागू की जाती है। फोर्थ आपका समाज को प्रभावित करती है, जो कि सार्वजनिक नीति का समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम आपका सार्वजनिक नीति का महत्व देख लें, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो सार्वजनिक नीति होती है वह आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही रोजगार पैदा करने और जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करती है। सेकंड आपने का संसाधनों का समान वितरण करती है। सार्वजनिक नीति समाज में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। थर्ड आपका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जो कि सार्वजनिक नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और आशय पर रखने वाले समूह के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है। फोर्थ आपका पर्यावरण की रक्षा करना, जो कि सार्वजनिक नीति पर्यावरण की रक्षा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। अब हम आपका सार्वजनिक नीति के लिए समूह सिद्धांत दृष्टिकोण देख लेते हैं। जो आपका समूह सिद्धांत दृष्टिकोण होता है वो आपका सार्वजनिक नीति को विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के परिणाम के रूप में देखता है। जो आपका समूह सिद्धांत दृष्टिकोण है वो कहता है कि समाज में कई समूह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने हित और मूल्य होते हैं, और ये समूह अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रभावित के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद आप समूह सिद्धांत का उदाहरण लिखें, जिसमें आपका सबसे पहले भारत में आरक्षण नीति आती है, जो कि आपके ऐतिहासिक रूप से ही समूहों को शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। सेकंड आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल नीति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल नीति है वो भी इसका ही एक उदाहरण है। थर्ड आपका आता है पर्यावरण नीतियाँ, जिसमें आपका विभिन्न समूहों के हितों के बीच संघर्ष का परिणाम होती है, जैसे कि पर्यावरणीय समूह, उद्योग और उपभोक्ता। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें, जो आपकी सार्वजनिक नीति है वो एक प्रकार की आपकी जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया जाता है। और जो आपका समूह सिद्धांत दृष्टिकोण है वो सार्वजनिक नीति को विभिन्न समूहों के बीच शक्ति और प्रभाव के संतुलन के रूप में देखता है, और साथ ही हमें बताता है कि जिसके पास अधिक शक्ति होती है, सार्वजनिक शक्ति का अध्ययन करना उसके लिए आसान होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दे, देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें आप सार्वजनिक नीति सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है उसको देखेंगे, और सार्वजनिक नीति के प्रमुख निर्धारणों को व्याख्या करेंगे। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख देंगे। परिचय में हम आपको वही लिखेंगे जो हमने पहले वाले आंसर में लिखा था, कि जो आपके सार्वजनिक नीति है वो आपके सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी नियम, कानून या कोई भी कार्य होते हैं, जो कि एक
आर्थिक सामाजिक उद्देश्य से के लिए किए जाते हैं। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, उसके बाद आप लिखेंगे परिचय लिख देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सार्वजनिक नीति सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो आपकी सरकार की नीतियाँ होती है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। सेकंड आपका गरीबी में कमी, ये आपका सामाजिक कल्याण नीतियों में भी सहायता प्रदान करती है। थर्ड आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाली नीतियां मानव पूंजी को बढ़ाती है, जिससे कि उत्पादकता और आर्थिक विकास में भी सुधार होता है। फोर्थ आपका समानता को बढ़ावा देना, जो सार्वजनिक नीतियां होती है वे सकारात्मक कार्रवाई और समान अवसर कानून समाज में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को कम करने में मदद करती है। फिफ्थ आपका परिवहन संरक्षण, जो आपकी परिवहन नीति हो गई उन सभी को नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करती है। इसके बाद हम आपका सार्वजनिक नीति के प्रमुख निर्धारक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले राजनीतिक विचारधारा आती है, जो कि सरकार की राजनीतिक विचारधारा नीतियों के लक्ष्य और उपकरणों को प्रभावित करती है। सेकंड आपका जनमत आती है, जनमत की राय नीतियों को प्रभावित करती है, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। थर्ड आपका आर्थिक स्थितियाँ आती है, जो आपका आर्थिक विकास होता है, मुद्रास्फीति होती है और बेरोजगारी होती है, वे सभी कारक नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फोर्थ आपका सामाजिक कारक आते हैं, जिसमें आपका सामाजिक मुद्दे आते हैं, जैसे गरीबी, असमानता और अपराध, या आपकी नीतियों की आवश्यकताओं को जन्म दे सकते हैं। फिफ्थ आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आता है, जिसमें अन्य देश की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी घरेलू नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। सिक्स्थ आपका हित समूह आता है, जिसमें आपके व्यापार संघ हो गया, गैर सरकारी संगठन हो गया, लॉबी समूह हो गया, या आपकी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सेवंथ आपका प्रौद्योगिकी आता है, जो कि आपके नई प्रौद्योगिकी नए मुद्दे पैदा कर सकती है, जिनके लिए नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे जो आपकी सार्वजनिक नीति है वो सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके पर्यावरणीय विकास में भी वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही इसमें राजनीतिक विचारधारा, जनमत, आर्थिक संगतियाँ, सामाजिक कारक, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस समूह और प्रौद्योगिकी शामिल होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका नीति विश्लेषण के संदर्भ में तर्कसंगत पसंद सिद्धांत की आलोचनात्मक जांच करेंगे। जिसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका नीति विश्लेषण है वो तर्कसंगत पसंद सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति अपने विकल्पों को अधिकतम करने के लिए तर्कसंगत निर्णय लेता है। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखे तर्कसंगत पसंद सिद्धांत। तर्कसंगत पसंद सिद्धांत आपका ये बताता है कि जो आपका व्यक्ति है वो कुछ प्राथमिकता और बदलाव के आधार पर कार्रवाई के सर्वोत्तम संभव पाठ्यक्रम का चयन करके अपने उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। और जो आपका सिद्धांत होता है नीति विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है कि नीति निर्माता, मतदाता और अन्य अभिनेता नीतियाँ कैसे चुनते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिखे तर्कसंगत पसंद सिद्धांत की आलोचना, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वास्तविक धारणाएं। जो आपका ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तियों के पास सभी प्रासंगिक जानकारी होती है, वे सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं और वे हमेशा तर्कसंगत रूप से कार्य करते हैं। सेकंड में आपको प्राथमिकताओं की समस्या, जो ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तियों के पास स्थिर और अच्छी तरह से परिभाषित प्राथमिकताएं होती है, हालांकि जो प्राथमिकता होती है वह परिवर्तनशील हो सकती है। थर्ड आपका सामूहिक कार्रवाई की समस्या, ये सिद्धांत कहता है कि सामूहिक कार्रवाई की समस्या को समझने में कठिनाई होती है, जैसे कि आपका प्रदूषण को कम करना, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रदान करना। फोर्थ आपका राजनीतिक व्यवहार से सीमित व्याख्या, जो ये सिद्धांत है राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है, यह मतदान, विचारधारा और राजनीतिक भागीदारी जैसे कारकों की व्याख्या के लिए ही संघर्ष करता है। फिर आपका नैतिक और मूल्य संबंधी विचारों की अपेक्षा आती है। जो आपका यह सिद्धांत है अक्सर उन नैतिक और मूल्य संबंधी विचारों की अपेक्षा करता है जो कि आपके नीतिगत निर्णयों को आकार देते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका तर्कसंगत सिद्धांत है वो नीति विश्लेषण के एक मूल्यवान उपकरण है, जिसमें कि आपका मानव व्यवहार की पूरी जटिलता को पकड़ने में आपका विफल रहा है। और नीति विश्लेषकों कहते हैं कि इसका उपयोग करते समय इसकी धारणा और सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपका भारत जैसे विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति को लागू करने में क्या चुनौतियां उनको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लें। परिचय में आप लिखेंगे जो आपका भारत में विकासशील देश है, जो भारत जैसे विकासशील देश है, वे सार्वजनिक नीति को लागू करना उसमें एक जटिल कार्य है, क्योंकि इनके सामने कई चुनौतियां होती है, जैसे कि अनूठी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चुनौतियां होती है वे इनके सामने होती है। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, फिर आप इनके सामने चुनौतियां देख लें, जिसमें आपका सबसे पहले भ्रष्टाचार आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम करता है, जो नीति क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को कमजोर करती है। सेकंड आपका आता है नौकरशाही बाधा है, जो कि लाल फीताशाही, नौकरशाही प्रक्रिया और जवाबदेही की कमी नीति क्रियान्वयन में देरी और अक्षमता का कारण बन सकती है। थर्ड आपका सीमित संसाधन, जो कि विकासशील देशों में अक्सर सीमित वित्तीय और मानव संसाधन होते हैं।
थर्ड आपका बुनियादी ढांचा, फोर्थ आपका बुनियादी ढांचे की कमी जिसमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे खराब सड़क नेटवर्क, बिजली की अविश्वसनीय आपूर्ति और अपर्याप्त संचार सुविधाएं आदि बाधा डाल सकती है। फिफ्थ आपका सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, जो भारत होता है वो अपनी विविध सांस्कृतिक भाषा और सामाजिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। सिक्स्थ आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। सेवंथ आपका जवाबदेही और निगरानी का अभाव, जिसमें जवाबदेही और निगरानी तंत्र की कमी से संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। एट्थ आपका ज्ञानता और जागरूकता की कमी, जो लक्षित लाभार्थी होते हैं उनके बीच नीतियों के बीच में बारे में जागरूकता की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और आश्रय वाले समुदायों में। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपके भारत जैसे विकासशील देश है उसमें सार्वजनिक नीति को लागू करना एक चुनौती है। उनके सामने आपके कई प्रकार की चुनौतियां आती है, जैसे भ्रष्टाचार, नौकरशाही, बाधाओं, सीमित संसाधनों, बुनियादी ढांचे की कमी, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, जवाबदेह निगरानी का अभाव, अज्ञानता जैसी जो भी चुनौतियां है वे सभी भारत के सामने आती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख विशेषता और प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका NEP है वो आपका 2022 में भारत की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन सुधार थी, जो कि आपके 2022 से स्टार्ट हुई थी आपके 16 में। इसका उद्देश्य आपका 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को मॉडिफाई करना था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। इसके बाद हम आपका NEP 2020 की विशेषताएं देख लेते हैं, इसमें हम आपका सबसे पहले प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा देखेंगे। जो आपकी नीति है ये इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच के सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना है, फ्री शिक्षा प्रदान करना है। सेकंड आपका बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करना इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थर्ड आपका पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार, जिसमें आपका 5+3+3+4 का एक नया पाठ्यक्रम संरचना भी शामिल की गई है। फोर्थ आपका बहुभाषावाद, जो कि आपका नीति कहती है कि कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जाए। फिफ्थ आपका मूल्यांकन में सुधार, जो नीति होती है वो छात्रों के सीखने और परिणामों का आकलन करने के लिए समग्र और प्रगति आधारित मूल्यांकन पर जोर देती है। सिक्स्थ आपका शिक्षा, जो नीति होती है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निरंतर व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। सेवंथ आपका उच्च शिक्षा में सुधार, जिसमें आपका नीति बहुविषयक शिक्षा, संस्थागत स्वायत्ता और अनुसंधान पर जोर देती है। एट्थ आपका व्यावसायिक शिक्षा आती है, जो कि आपकी नीति कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा में एकीकृत करती है। नाइन्थ आपका प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जिसमें नीति सीखने को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग पर जोर दिया जाता है। अब हम इनके प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया। फिर आपका बढ़ती हुई पहुंच और इनइक्विटी थी, जिसमें नीति वंचित समूह के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार करके पश्चिम में इक्विटी को बढ़ावा दे सकती है। थर्ड आपका अधिक प्रासंगिक शिक्षा, जो आपका नीति पाठ्यक्रम है उसको बदलकर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया गया है। फोर्थ आपका बेहतर शिक्षक, जो कि नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निरंतर व्यावसायिक विकास प्रदान करके शिक्षकों को गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। फिफ्थ आपका मजबूत अनुसंधान आता है, जिसमें जो नीति अनुसंधान होता है उसको बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायता प्रदान करके भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बना सकती है। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपकी NEP है वो आपका 2020 में भारत में लागू की गई थी, ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सके और शिक्षा को अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, देन आपका आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपका ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए एक उपकरण के रूप में मनरेगा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, जिसमें अब आपका लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा आप एक आंदोलन चलाया गया था या आपका एक अधिनियम चलाया गया था, जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता था। और ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता था ताकि जो बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कम किया जा सके। साथ ही जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसने आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप मनरेगा की प्रभावशीलता बता देंगे। जो आपका मनरेगा है वो दुनिया का सबसे बड़ा गारंटी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीड मजदूर रोजगार प्रदान करना है, जिससे कि बेरोजगारी भी कम हो सके और जो आपकी मजदूरी है वो भी सुनिश्चित की जा सके।
मनरेगा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कुछ सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे कि उनकी आय और क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में मदद की, जैसे कि सड़कों, तालाबों और कुओं का निर्माण। थर्ड, आपका इसने महिलाओं और अन्य आशाएं के समूह को सशक्त बनाया, जिन्हें पहले रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच थी। इसने सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम किया। अब हम आपकी इसके कुछ कमजोरियां देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसमें भ्रष्टाचार और रिसाव ने धन के दुरुपयोग और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफलता का कारण बना दिया। सेकंड, जो मजदूरी दर है वह कुछ राज्यों में प्रचलित बाजार दरों से कम रही है, जिससे कि श्रमिकों की भागीदारी सीमित हो गई है। थर्ड, आपका परिसंपत्ति निर्माण की गुणवत्ता कुछ मामलों में खराब हो गई है, जिससे कि परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हुई है। फोर्थ, आपका भुगतान में देरी ने श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना कराया, जिससे कि योजनाओं की प्रभावशीलता को कम कर दिया गया। अब हम आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का योगदान देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपको करोड़ों लोगों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया, जिससे कि वे बचत करने, ऋण प्राप्त करने और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। इसने आपका प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को बढ़ावा दिया, जिससे कि सरकार को लाभार्थियों के खाते में सीधे सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करने में मदद मिली है। सेकंड, थर्ड, इसने गरीबों के लिए बीमा और पेंशन उत्पादों तक पहुंच प्रदान की, जिससे कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिली है। साथ ही सूक्ष्म वित्त संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आय सर्जन को बढ़ावा मिला है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका मनरेगा है और जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है, वो आपका भारत ने उन्होंने दोनों को ही नई ग्रामीण विकास किया है। उनसे ही आपका जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनके करोड़ों लोगों की बैंकिंग प्रणाली में लाकर उनके वित्तीय सेवाएं प्रदान की है आपके PMJDY ने। और जो आपका मनरेगा उसने आपके 100 दिन की वर्ष में 100 दिन की आपके जो मजदूरी है उसकी गारंटी ली है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो और तो आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके सभी टॉपिक्स और कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हुआ है। अगर आप किसी स्टूडेंट को नोट्स या PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF प्राइस आपका ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएगी। और साथ ही आपके फिर एग्जाम में आंसर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे एग्जाम में। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।